हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं और अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ फुल फॉर्म्स। यहाँ पे देखो जो फुल फॉर्म्स दिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आपको ये जो स्लाइड दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे जो इतने फुल फॉर्म्स सब काम के हैं, CFC, MRI, DNA, pH जो है आपके एसिड एंड बेस चैप्टर का, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है। HIV वायरस जो होता है हमारा, जिससे जो हमारी डिजीज़ होती है एड्स, उसको ध्यान रखना है कि HIV से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। और IUPAC जो नेम हम पढ़ते हैं उस IUPAC का भी जो है फुल फॉर्म होता है, तो आपको इसको भी ध्यान रख लेना है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमारा लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उस चैप्टर से जो है हमको ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं। मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे एक मैंने इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट लेते कि जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जस्ट आपको एग्जाम से पहले बस इसका रिवीजन करना है। और ये आपका लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। और मिरर फार्मूला देखिए दोनों में ये डिफरेंस है कि बीच में यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस। और मैग्निफिकेशन में भी दो अलग अलग मैग्निफिकेशन के फार्मूले हमारे पास, एक हमारा मिरर का मैग्निफिकेशन है और एक लेंस का। तो आपको जरूर से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस टाइप का आपसे पूछा गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला आ जाता है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर है इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2-2 नंबर के 2 बनते हैं, मतलब गिव रीजन वगैरह जो आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा पावर ऑफ लेंस पूछा ही जाता है। पावर ऑफ लेंस है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर हम जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 1/f जो है यही आपका पावर ऑफ लेंस होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसकी जो यूनिट है वो भी आपको ध्यान रखना है। यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है, 1 डायप्टर। क्लियर है? ओम्स लॉ को भी हम और पढ़ लेंगे अच्छे से। ओम्स लॉ भी अभी होता क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको ओम्स लॉ कहते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें सभी कवर कर लेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ना है तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा आपका। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैक्सिमम मार्क्स का है, इससे आपको 7 से 8 नंबर का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। और अगर इसके साथ और भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं PDF जो डालूंगा उसमें और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो जस्ट वीडियो पर्पस है, वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपको PDF में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको डिफरेंस बताना है विद एग्जाम्पल के साथ आपको जो है डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो है हीट जो है रिलीज होती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट रिलीज हो रही है, देखिए निकल रही है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। देखो एज अ प्रोडक्ट निकलती है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका रिएक्टेंट है C+O2 और यहाँ पे CO2 प्लस हीट निकल रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक की बात करें हम, एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में जो हीट रिलीज नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का काम है, भाई हीट के बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे CaCO3 प्लस हीट अगर हम करेंगे CaO प्लस CO2 बनता है। ये देखिए इस टाइप का एग्जांपल आपने पहले भी देखा होगा, ये आपकी बुक में आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा। ये एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप डिफरेंस आ रहा है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में जो है डिफरेंस आ सकता है, तो आप उसको भी पढ़िए और उनके साथ उनके एक एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोजन, राइट टू वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो कोरोजन क्या होता है एंड उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोरोजन है क्या? व्हेन मेटल कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एसिड प्रेजेंट अराउंड इट्स गेट कोरोड। देखिए क्या होता है, जो मेटल है, कोई सा मेटल हो सकता है, जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, अगर हम उसको बाहर खुला में छोड़ दें तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, मॉइस्चर से उसके ऊपर एक मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, मतलब आयरन ऑक्साइड बना लेता है।
जैसे एग्जांपल इसका लिख के रखा है रस्टिंग ऑफ जंग, बट इसके साथ साथ जैसे सिल्वर है, कॉपर है, इन सभी में भी जो है कोरोजन होता है। अब इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब देखिए प्रिवेंशन कितना आसान है। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पर पेंट कर सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन अलग होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे कि आप किस तरह से जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो रस्टिंग से, मतलब आयरन को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो रस्टिंग से, या फिर आप कोरोजन से प्रिवेंशन बता दो। तो पहला है बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। अगर आयरन आर्टिकल है और उस पर जंग लग रहा है तो आप क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करने से होगा क्या कि जो बाहर की ऑक्सीजन है उसका कॉन्टेक्ट जो है टूट जाएगा, ठीक है, जिससे कोरोजन नहीं होगा, मतलब वो जो हमारा आयरन है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसके साथ। क्लियर है। सेकेंड है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो है एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन और वाई अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जो हमारा फ्राइंग पैन होता है, तवा होता है, उसमें जंग लगता है तो हम किस मेटल की क्या करते हैं, मतलब उस पर क्या कलर कर देंगे? नहीं, कलर नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, उस पर जिंक की गैल्वेनाइजिंग करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो फ्राइंग पैन है उस पर अगर कोरोजन हो रहा है, जंग लग रही है, तो हम क्या करेंगे उसको बचाने के लिए। तो इसमें पेंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें आएगा गैल्वेनाइजिंग जिंक। जिंक से आप ध्यान रखना, जिंक से। क्लियर है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफाइन रेंसिडिटी वाई आर पोटैटो चिप्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। मीन्स क्या है, रेंसिडिटी क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो रेंसिडिटी है क्या, जो हमारे ऑयल और फैट रहते हैं खाने में वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा देर तक उसको खुला छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो वो रेंसाइड हो जाते हैं, मतलब उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा फूड का ख़राब हो जाना, मतलब जिनमें भी तेल रहता है वो फूड कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से? ऑक्सीडाइज हो जाता है वो बाहर से। और इसको मतलब इसका एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिए। वाई आर पोटैटो चिप्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। देखिए हमारे जो लेज के पैकेट वगैरह आते हैं यहाँ पे दिए हुए, ये जो पैकेट्स हैं फूड पैकेट्स, इनमें जो चिप्स रहते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से क्यों फिल किया जाता है? उसमें हम बोलते हैं ना कि बहुत हवा भरी है। तो देखिए अगर हम उसको ऐसे पैक करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय फिलिंग द पैकेट विद द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाती है एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल इन द चिप्स। क्योंकि चिप्स भी किससे बने? ऑयल से बने, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ज़्यादातर टाइम तक चल पाते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते। क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस। एसिड बेस चैप्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेश्चन है कि आप एसिड और बेस में जो है डिफरेंस याद रख लेंगे। एसिड आर सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। वैसे यहाँ पे देख ले pH जो है लेस देन 7 होता है, pH लेस देन 7 है तो एसिड, pH इज मोर देन 7 इज बेस, एंड अगर 7 है तो न्यूट्रल है। क्लियर है। एसिड क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यहाँ पे जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको रेड कर देते हैं, और ये है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों चीज़ें अभी आपको याद रखनी, मतलब पूरे ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखिए, HCl एंड HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एंड ये बेसिस है हमारे पास NaOH एंड KOH, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना है आपको। सेकंड, राइट द केमिकल फार्मूला एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सभी के इम्पोर्टेंस और यूजेस, केमिकल फार्मूला आपको नहीं छोड़ना। ऑब्जेक्टिव हो या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बने, सभी में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। Cl2 आता है यहाँ पे, ध्यान रखना, Cl2 से आप याद रख सकते हो। यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़ों की इंडस्ट्री उनमें कलर उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री, देखिए पेपर इंडस्ट्री में भी जो वुड पल्प रहता है, लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी का कलर वाइट नहीं रहता है, तो वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को किस तरह से डिसइंफेक्ट करता है, यहाँ पे देखिए Cl2 है, मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन की टैबलेट्स बनती हैं जो कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। ये है केमिकल फार्मूला एंड उसके यूजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NaHCO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारा बेकिंग सोडा है, खाने में यूज होता है, बेकिंग से याद रखना भी है, किचन में यूज होता है। फर्स्ट है एज एन एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, ठीक है, एसिडिटी में भी हम यूज कर सकते हैं एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है ये भी ध्यान रखना, एंटा एसिड वही चीज़ है जो हम एसिडिटी के टाइम पे यूज कर सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारे पेट का जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो चीज़ें यूज करते हैं वो एंटा एसिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल मिल्क और मैग्नीशिया भी है, बेकिंग सोडा भी है और इनो भी यही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। और फायर एक्सटिंग्विशर में जो हमारा रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे लगा होता है, पब्लिक प्लेसेस पे लगा होता है, जहाँ पे कहीं भी आग लग सकती है, तो ये बुझाने के लिए यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें देखिए अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा उसके अंदर एज ए केमिकल मतलब यूज़ होता है, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर अ क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज जिप्सम एंड व्हाट हैपन इफ इट हीटेड टू अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जिप्सम क्या होता है और इसकी केमिकल फार्मूला। और ये जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है ये आपका पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन पूछा जाता है, तो अगर आपको ये रिएक्शन याद रहेगी तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए जिप्सम है क्या, जिप्सम इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल कंपोज ऑफ हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट फाउंड इन पेरिस व्हेन इट इज हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म। ये जिप्सम जो है एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो कहाँ पे पाया जाता है, पेरिस में। और इसका जो केमिकल फार्मूला हमारे पास है वो है CaSO4.2H2O। और अगर हम उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो हमारे पास बनेगा वो जिप्सम। और अगर हाफ मॉलिक्यूल है, हाफ हो गया, देखिए यहाँ पे हाफ हो चुका है और यहाँ पे 2 है, हाफ हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल है वो हट चुके हैं, रिलीज हो गए, क्लियर है। और अगर हम यही एक क्वेश्चन हो रहा था कि हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना है। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमने अभी पढ़ा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। देखिए हाफ होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 2 है तो जिप्सम। अब हाफ H2 है और यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों रखा जाता है, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर एंड रिवर्ट टू द जिप्सम हार्डनिंग एंड बिकमिंग अनयूजेबल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो मतलब जैसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है कि अगर देखिए बाहर के मॉइस्चर से उस कांटेक्ट में आएगा तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, जिप्सम से हमने बनाया उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करने के लिए, और अगर वापस अगर मॉइस्चर कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जो कोई काम का नहीं है, यूजेबल नहीं है। ठीक है, अब इसके यूजेस वगैरह आप देख लेना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस भी पूछे जाते हैं। देखिए स्टैचूज बनाने के लिए, और जो डॉक्टर हैं वो एज अ फ्रैक्चर का जो वो होता है मोल्ड, उसमें भी यूज़ करते हैं। और डेकोरेटिव आइटम्स घर में सीलिंग्स बनाने के लिए बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। एसिड बेस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है मैचिंग में पूछे जाते हैं कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एक और नाम है भाई इथेनोइक एसिड। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी जल्दी से याद कर लीजिए। टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग, ये दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का भी एक और नाम है मिथेनोइक एसिड। कॉमन सॉल्ट NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NOH। इससे ज़्यादा मुझे लगता पूछा जाएगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो मैं जो है PDF में ऐड कर दूंगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मेटल एंड नॉन मेटल में हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमको यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंस दिए गए हैं। फर्स्ट, ये सॉलिड होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है सॉलिड हो, ये गैसेस भी होते हैं, कभी लिक्विड भी होते हैं। लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मीन्स जो है इनमें चमक होती है, और ये चमकदार नहीं होते, डल होते हैं। ये मेलेबल होते हैं, मेलेबल और डक्टिलिटी भी है, भी हम पढ़ेंगे। मेलेबल क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को, एक ऐसी एबिलिटी है मेटल की जो कन्वर्ट, हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी कन्वर्ट इनटू वायर, अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मेटल, उनको मेटल से तो वायर बनते हैं और मेटल से तो शीट्स बनती हैं।
और ये क्या है, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। तो ये प्रॉपर्टी आप कुछ याद रखेंगे तो सही रहेगा। सोनोरस मीन्स इनसे साउंड आ सकता है, उनको देखिए ज़्यादातर बेल जो वगैरह रहती हैं वो इससे ही बनती है, सोनोरस रहती है, और नॉन सोनोरस ही है। और ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पूरा कंडक्टर। देखिए इतने सारे डिफरेंस है जो बहुत आसान है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अभी इसके ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एंड मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होता है आप समझ लीजिए। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ टू बी हैमर्ड और प्रेस्ड इनटू अ थिन शीट। अगर हम किसी चीज़ को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या है, मेलेबल है। एंड डक्टिलिटी की बात क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू एंड स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर। अगर उसको वायर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो वो डक्टिलिटी है। नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। यहाँ पे सारे जो है पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, हम इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाएगी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ये है पोटेशियम और सोडियम, जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये अगर आप बाहर खुला भी छोड़ दोगे तो भी रिएक्ट कर लेंगे। सोडियम के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखते हैं? ठीक है, वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो बाहर की जो ऑक्सीजन है उससे भी रिएक्ट कर लेगा और जो है फायर को कैच कर सकता है, आगे लग सकती है उसमें, इसलिए हम उस सोडियम को केरोसिन में जो है डुबो के रखते हैं। क्लियर है। सेकंड है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, आप ध्यान रखना, गोल्ड एंड सिल्वर, और ये दोनों जो है फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इनमें जो जंग नहीं लगता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन चेंज भी होकर भी आ सकता है कि भाई कौन से मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों क्वेश्चन एक ही है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। देखिए वायर कॉपर से बनते हैं ना हमारे, सिल्वर भी जो है, सिल्वर कॉपर से भी ज़्यादा जो है हाईली मतलब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड एंड टिन। आपको ध्यान रखना, लीड एंड टिन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अंडर रेटेड है। मीन्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, लीड एंड टिन, ये आपने पढ़ा होगा। लिक्विड मेटल क्या है, मर्क्यूरी भी है, ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है। दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको नाइफ से कट किया जा सकता है, तो उसमें आप सोडियम लिखे आएंगे। और ऐसा कौन सा लिक्विड मेटल है, तो आपको उसका ध्यान रखना, मर्क्यूरी। लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमाइन। देखो एक लिक्विड नॉन मेटल भी होता है ब्रोमाइन। मेटल बर्न इजीली, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन भी है हमारा इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर में था। बाय मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, तो उसको तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न किया जाता है, मतलब क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले, जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम भी एक रिएक्टिव मेटल है जिसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर जम जाती है, तो उसको क्या क्लीन करते हैं जिससे ऑक्सीजन की लेयर हट जाए और आसानी से वो जल सके। क्लियर है। कौन से मेटल है जिनको कट किया जा सकता है, सोडियम, लिथियम, ये हमारे मेटल हैं। फिर इसके बाद आते हैं मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। ये अगेन मैंने वही सेम क्वेश्चन आपको बता दिया था कि कौन से मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। और अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ये जो है क्वेश्चन मतलब बहुत अंडररेटेड है, कम सुना होगा आपने कि अलॉय ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, अमलगम कहते हैं। किसी मरकरी के अलॉय को, मर्क्यूरी को अगर किसी दूसरे मेटल के साथ मिला देते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कार्बोनेट्स कंपाउंड, भाई कार्बोनेट्स कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे चार मतलब ये 6-7 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। ये जो है मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लग रहा है कि और इम्पॉर्टेंट है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आसान भी होता है बनाना। ये देखिए कार्बन का, मीथेन का, ये हमारे पास है कि यार मीथेन का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना है CH4, और हमारा ईथेन का होता है C2H6। तो आपको इस टाइप से इनको अरेंज करना, और ये जो एक एक उनकी वैलेंसी उसके साथ आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना कार्बन में जो है 4 आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में 1-1। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप प्रिपेयर कर सकते हो इसको। इसमें से आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑयल एंड फैट, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि डिटर्जेंट लेदर प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है ये वाला है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, और क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है कि आप जो सैचुरेटेड कार्बन हैं
को बताइए। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आपको बता देता हूँ। सेचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड में आपको देखने को मिलता है, कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड अगर देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, आपके सेचुरेटेड कार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स है। और अगर अनसेचुरेटेड है मीन उसमें डबल और ट्रिपल आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये पूछा जाता है कि चार जो स्टार्टिंग के हमारे हाइड्रोकार्बन है उसको हम समझाएं। तो यहाँ पे हमारे पास है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनके फॉर्मूला भी हैं और इनके स्ट्रक्चर भी हमारे पास है। तो देखिए कुछ नहीं है, हमको कार्बन की सबसे पहले चेन बनानी है और उसके आजू बाजू आपको हाइड्रोजन को दे देना है, बस इस टाइप से, बहुत सरल सा है। इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। इससे मैक्सिमम मार्क्स का आता है और डिपेंड करता है इसमें डिफरेंसेस एंड डायग्राम। तो सारे डिफरेंसेस चैप्टर के और सारे डायग्राम अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो सच में आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमने दिया है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन चैप्टर से है, मीन्स इसमें एरोबिक और अनएरोबिक में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज पार्शली होता है, जिससे क्या बनता है, इसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2, ये चीज़ें बनती हैं और बाकी इसमें CO2 और वाटर बनता है। क्लियर है। इसमें लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीजेज बट इधर इसके मुकाबले थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होती है। इट अकर इन प्लांट एंड एनिमल, देखिए प्लांट और एनिमल में होती है। और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ईस्ट हो गया। और यहाँ पे ह्यूमन मसल्स भी कभी कभार करती हैं। हमने देखा था कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, बट हमारी बॉडी उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण हमारे मसल्स में है ना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और जिसके कारण हमको मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं, तो यही है, हमारी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मैंने दे दिया है, बट ये बेसिकली बहुत सा है नहीं कि इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख सकते हो किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इसके लेबलिंग याद कर लीजिए। देखिए डायग्राम कठिन लग रहा है तो लेबलिंग कर दीजिए। डायग्राम में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाकी सारे पॉइंट्स आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा का फंक्शन बता दो। तो स्टोमेटा का फंक्शन है क्या, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स ऑन द प्लांट सरफेस फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। देखो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेकेड बाय द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज रिलीज, सिंपल सी चीज़ है। और वाटर लॉस में भी काम देते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, मैंने सारे इसमें डिफरेंस ऐड कर दिए। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस आपको देख लेना है कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये थिकर होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, थोड़ी थिनर होती है। वेन्स क्या होती है, थोड़ी थिनर, और आर्टरीज क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। दे आर जनरली डू नॉट हैव वाल्व्स एंड दे हैव वाल्व्स एंड ब्लड फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में लेस प्रेशर रहता है। क्लियर है, ये इतने डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट है ये जो डायग्राम आप बोल रहे थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर पूछा गया 3-4 साल में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये इजी वाला है, ये आपकी परीक्षा बोध वगैरह में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा अलग सा है। ईजी है मतलब यहाँ पे लेबलिंग पे हमारे पास कम है। माउथ, लीवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्टमक एंड ईसोफेगस। ये आपको डायग्राम देखिए इजी सा है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इस चैप्टर में मैंने इतने डायग्राम रखे, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम आपका काम का हो सकता है ना, उसको कर लीजिए। स्टोमेटा ओपनिंग जो है उन डायग्राम्स को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि आपको 3 ग्लैंड का नाम बताना है और उनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन आपको ध्यान रख लेना है। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्साइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियास, इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये MCQ पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पैनक्रियास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। इंसुलिन भाई जो हमारे डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, उसमें ये इसका लेवल कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें शुगर हो जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एंड इनवॉलंटरी एक्शन। ये देखिए यहाँ पे भी एक डिफरेंस मैंने ऐड किया है कि इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बाकी इसको कवर कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
एक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय द आवर विल, मतलब हमारी इच्छा से कंट्रोल किए जाते हैं तो हम उसको इन्वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और इट इज़ कंट्रोल बाय ब्रेन, इन्वॉलंटरी एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ब्रेन के द्वारा। और वहीं इसका पार्ट भी ध्यान रखना, कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है इसको कवर कर मतलब किस तरह से कंट्रोल करता है, इसका नाम है मेड्यूला। ये मेड्यूला आप याद रखेंगे। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है वो इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड देखिए हमारा ये नेक के पास होती है, तो आप सोचिए अगर रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा हूँ, कोई सा भी रिफ्लेक्स मेरे साथ हो रहा है तो वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुँच रहा है, वो ब्रेन के सिग्नल तक पहुँचने से पहले ही जो चीज़ें में वो ऐसे एक्शन हो जाता है। बहुत अच्छे एक्शंस रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है, मैं अगर गिर रहा है तो उसको एकदम से पकड़ सकता हूँ। अगर मेरे रिफ्लेक्स अच्छे हैं तो मैंने अगर पकड़ लिया तो वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से कर पाऊंगा मैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के मतलब ब्रेन तक नहीं पहुँचाती सिग्नल को, जस्ट नेक तक पहुँचाती है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज स्लोअर, और वहीं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत इस रिस्पॉन्स जो है बहुत फास्ट रहता है, तभी तो हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, स्नीजिंग इसमें डाल दिया गया है, इसमें हार्ट बीट और ब्रीथिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। 3 फंक्शन अगर आपसे पूछे जाए 3 नंबर में आ जाए तो इट मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी को मेंटेन करके रखता है, जो बॉडी का बैलेंस है। इसके बाद जो सारी चीज़ें इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, ये ब्रेन का काम है। हमने बताया इन्वॉलंटरी एक्शन क्या होता है। थर्ड, इट मेंटेन कंट्रोल ओवर नर्व सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट्स, देखो बॉडी के पूरी पार्ट्स को काम करना है और नर्व सिस्टम पे भी काम करना है। अब आते हैं हमारे 7 चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी डायग्राम और डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देखिए ये चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा काम का डायग्राम है वो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल ऑफ फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर, दोनों आप इसको कह सकते हैं। फ्लावर का डायग्राम है, यहाँ पे इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के जो कुछ नाम है आप याद रखेंगे। ये पिस्टिल है, फीमेल पार्ट है, और ये हमारा स्टेमन है, मेल पार्ट, और पेटल और सेपल। पेटल मतलब जो पंखुड़ियाँ हैं, सेपल मीन्स जो नीचे ग्रीन पार्ट रहता है फूल के, वही आपका सेपल है। ये डायग्राम हमारा हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम और लीफ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड एंड स्पोर्स। अगर हम किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो है किसी प्लांट नए प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह सकते हैं। ठीक है, किसी पार्ट से हम ग्रो करते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, हम नया सीड नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रूट से उसको उगा देंगे, स्टेम से उगा देंगे या लीव से उगा देंगे, तो इसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और अगर हम वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट उगा देते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ व्हाट डज द बाइनरी फ्यूजन डिफरेंस फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए बाइनरी फ्यूजन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिटिंग इनटू 2 इक्वल डॉटर्स। ये कौन करता है, अमीबा करता है। आपको ध्यान रखना है कि अमीबा बाइनरी फ्यूजन से होता है कि जो डिवीज़न होता है उसका, कि एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल पेरेंट सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो क्या करता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल डॉटर्स में। और मल्टीपल फ्यूजन में जो है अलग अलग सिंगल पेरेंट डिवाइड में मल्टीपल डॉटर, एक से ज़्यादा डॉटर्स होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। नहीं, प्लाज्मोडियम नहीं करता, आई थिंक प्लाज्मोडियम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, देख लीजिए। हाँ, प्लाज्मोडियम ही करता है। देखिए ये रहा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये देखिए ये एक तरह की लीव है ब्रायोफेलम, और ये ब्रायोफेलम में जो लीव है ये लीव्स के थ्रू ही लीव्स उगती हैं। तो ब्रायोफेलम एक वेजिटेटिव पार्ट का एग्जांपल, और ये हमारा अमीबा है। देखिए पेरेंट सेल है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, और फिर जो है इसके 2 और पार्ट हो गए अलग अलग इंडिविजुअल में, फिर ग्रो हो गई। और ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखिए अलग अलग मल्टीपल फिजन कर रहा है, इतने सारे होगा, फिर जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं, फिर मतलब इतने सारे प्रोड्यूस करता है। मल्टीपल फिजन से मल्टीपल आप याद रखें कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जो बाइनरी है, बाय से आप याद रखें, बाइनरी में क्या होता है, 2। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हमारे 8 चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी में सबसे पहले क्वेश्चन है हेरिडिटी, डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है, बेसिक चीज़ें। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स से पास थ्रू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं, जिससे जो कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, हम उसको हेरिडिटी कहते हैं। इनहेरिटेंट ट्रेट्स क्या होता है ये देख लीजिए।
इनहेरिटेड ट्रेड्स वही हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, हम उसको इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आई कलर, देखिए पेरेंट्स का जैसा आई कलर रहता है वैसा बच्चों को भी आई कलर रहता है। हेयर कलर एंड सर्टेन फिजिकल फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नोटिसेबल रहती है पेरेंट्स को कि हमारे जो ट्रेड्स हैं इन बच्चों में गए हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मेंडल है, ये मेंडल आप ध्यान रखना, ये साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने जो इनहेरिटेंस वाला जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं मेंडल। और इन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया था, आप ध्यान रखिए, पी प्लांट एक्सिबिट डिस्टिंक्ट एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल ट्रेड्स, पी में जो है हम ट्रेड्स को देख पाते हैं इसलिए हमने पी प्लांट को यूज़ किया। और पी प्लांट है रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता तो हम एक साथ कई जनरेशन को देख पाते थे। इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है। पी प्लांट इज बाइसेक्सुलर फ्लावर्स, पी प्लांट कैन प्रोड्यूस प्योर लाइन्स, मतलब हमें सारे कैरेक्टर से सारे जनरेशन बाई जनरेशन दिखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको लर्न कर लेंगे। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, मीन्स क्या है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट ने कैसे बताया कि जो ट्रेड्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, आप इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इस फिगर को बना के आ सकते हैं कि टॉल और ड्राफ्ट जो इनको यूज़ किया था उन्होंने। क्लियर। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग अगर आपको आता है तो आप उस पर लिख दीजिए कि ये पेरेंट्स में जो है क्रोमोजोन्स रहते हैं। देखिए क्रोमोजोन होते कहते हैं 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और XY जो एक रहता है मेल में वो रहता है आपका सेक्स क्रोमोजोन, और यहाँ पे फीमेल में 22 अगेन ऑटोसोम है, XX क्या है मेल, मतलब फीमेल क्रोमोजोन है या सेक्स क्रोमोजोन है हमारा। अब अगर XX है तो ये जो क्रोमोजोन है मतलब फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड XY अगर आ गया तो मेल चाइल्ड होगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें बेसिक चीज़ें हैं क्या कि देखिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारी चीज़ें कर लेंगे। फर्स्ट है एक कुछ इसमें आपका MCA मतलब मैंने वो डाल दिया है इसमें आपका न्यूमेरिकल्स कि यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है जो 10 डिस्टेंस पे है और कॉन्वेक्स मिरर जिसके फोकल लेंथ 15 है, तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है हमें। तो हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम मिरर फार्मूला, यहाँ पे क्या बोला है कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम इसमें। तो मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास ये जो दी है 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, मतलब हमें u दे के रखा हुआ है, u हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। और अब ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड पे है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता ही है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें u दे के रखा हुआ, u कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे u की जगह पे 10 रख लेंगे। 1/f, f मतलब 15, फोकल लेंथ इसकी 15 होगी, माइनस की होगी इक्वल 1/v प्लस 1/u मीन्स 10। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, -1/15 माइनस 1/10। इसका जो LCM आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 और 10 का LCM 30, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3, ये हो जाएगा -5/30, और -5/30 यानी -1/6 हो गया। क्लियर है। 1/v की वैल्यू है तो v कितना आ जाएगा आपका -6 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रख लेना ये भी आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर के यूजेस, मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस के भी हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर के यूजेस पूछे जाते हैं, यूज एज अ सेविंग मिरर और डेंटिस्ट यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। कॉन्केव मिरर देखिए 2-3 जगह यूज होता है, हेडलाइट ऑफ द कार, जो कार के हेडलाइट है वहाँ पे यूज होता है। हेडलाइट की बात कर रहा हूँ, रेयर व्यू मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, हेडलाइट। ठीक है, हेडलाइट में यूज़ होता है, सोलर फर्नेस में यूज़ होता है,
शेविंग मिरर में यूज़ होता है और डेंटिस्ट भी यूज़ करता है जो है हमारे टीथ को बड़ा देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रेयर व्यू मिरर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ किया जाता है रेयर व्यू मिरर की तरह, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें एक वाइड व्यू देता है, क्योंकि हम बड़े से बड़ा जो पीछे ट्रक आ रहा है उसको भी जो इसके अंदर देख सकते हैं छोटा सा, और इसीलिए हम इसको एज अ रेयर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स इन पब्लिक स्पेसेस, सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा 4 लेन वगैरह पर भी ये यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे भी आपको हाईवेज वगैरह देखते हैं वो कॉर्नर पे लगा रहता है। कॉनकेव मिरर देख लीजिए, ये आपका शेविंग मिरर और डेंटिस्ट भी यूज़ कर रहा है, और ये वाला ये आपका है पब्लिक प्लेस जो बोल रहा था ये वाला, और ये आपका है रेयर व्यू मिरर। नेक्स्ट, राइट द 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब आते हैं लेंस पे। तो लेंस देखिए स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं, आई ग्लासेस टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है, मायोपिया या नियर साइडनेस, यहाँ पे आपके कॉनकेव लेंस यूज होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होते हैं, मायोपिया में कॉनकेव मतलब कॉनकेव पहला वाला कॉनकेव लेंस यूज होता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो वो हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है, स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, मतलब चश्मों में। इसके साथ साथ टेलीस्कोप में और कैमरा में भी यूज होता है, ठीक है, टेलीस्कोप कैमरे में भी हम इस टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन एंड फोकल लेंथ। देखिए डेफिनेशन आती ही है, फोकल लेंथ हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी डेफिनेशन आपको कवर करके जाना है। इस चैप्टर को देखिए आप छोड़ नहीं सकते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑल्सो डिफाइंड द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास, आप इसको लर्न कर लेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ मिरर डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको फोकल लेंथ कहते हैं। और लेंस में क्या हो जाता है? डिस्टेंस विद पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्स, क्लियर है। और यहाँ पे स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो ये आपके सामने डायग्राम बनाया है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे मतलब एक ही पॉइंट पे आपको देखने को मिलती है। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये वाला तो देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में कॉमन पॉइंट है। थर्ड है, आपको इसको ध्यान रखना, ये स्नेल्स लॉ है, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपको ध्यान रखना साइन आई अपॉन साइन आर, आपने साइन पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में, साइन आई अपॉन साइन आर, जो इसका रेशियो अगर हम बनाएंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट ही आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इट्स एसआई यूनिट। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डिफाइन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मीटर में होनी चाहिए फोकल लेंथ, ठीक है, अगर उसका रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो हो जाएगा पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, और इसकी एसआई यूनिट होती है डायप्टर। और क्वेश्चन पलट के आ सकता है कि डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ द लेंस with a focal length 1 मीटर, तो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस विद अ फोकल लेंथ 1 मीटर, ये होती है 1 डायप्टर, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना 1 डायप्टर अगर डिफाइन करने को आए तो। नेक्स्ट है ये बेसिक सा न्यूमेरिकल आ जाएगा कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी है मिरर की जो है 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आप जानते हैं जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का क्या होता है? आधा होता है, तो 20 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए, पावर ऑफ लेंस दे के रखी हुई है, इस बार पावर ऑफ लेंस हमारे पास दी है -2.TD, फोकल लेंथ पता करनी है हम उस लेंस की। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P, मीन्स हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, मतलब -½ आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। अभी मीटर में आया तो इसको कन्वर्ट कर लेना भाई सेंटीमीटर में, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लेंस किस टाइप का है? ये एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव कब आती है? जब आपका कॉनकेव लेंस हो, क्लियर। ह्यूमन आई का डायग्राम भी मैंने इसमें ऐड किया है, हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे आ गए हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम देखिए 2022 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार चांसेस बहुत कम पूछा गया है क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई का डायग्राम बनाओ।
बाकी हम प्रिपेयर कर लेते हैं भाई, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सिलियरी मसल्स, रेटिना, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स मतलब कि कौन सी चीज़ है जो फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, तो सिलियरी मसल्स आ जाएगा। और रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है, जो हमारी आंखों में इमेज बन रही है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। जो रेटिना ऐसा पीछे पार्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। और आंखों का कलर किस वजह से रहता है, आपको ध्यान रखना, वो आइरिस के कारण रहता है। आइरिस, आंखों का कलर रहता है आइरिस। प्यूपिल कोई वो नहीं है, एक तरह का होल है जहाँ से लाइट अंदर जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। जो स्काई का कलर रहता है वो ब्लू क्यों रहता है, ये पूरा आपको डेफिनेशन है कि पूरा रीज़न है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ये फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्काई का जो कलर ब्लू होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। इसको प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, स्कैटर हो जाती है हमारी सन की लाइट है, वो आती रहती है, वाइट कलर की लाइट रहती है, बट वो स्कैटर हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसके कारण हमको स्काई ब्लू दिखता है। ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये फिनोमिना है रेनबो वाला, कि रेनबो किस फिनोमिना पे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर जो रेनबो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे से बनता है, कि जो वाटर ड्रॉपलेट है ऐसा प्रिज्म वर्क करती है, उसमें लाइट पास होती है और 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये प्रिज्म का डायग्राम आप ये ध्यान रखेंगे कि वाइट लाइट जा रही है और वो डेविएट कर दे रहे हैं सारे कलर को, और सबसे ज़्यादा कलर जो डेविएट होता है वो होता है वायलेट। ठीक है, जो वी लिखा हुआ है वायलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। और प्रिज्म मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट की भी डेफिनेशन आप ध्यान रखना है। व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इट रिफ्लेक्टेड एंड स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब भी पास करेंगे तो, और इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और ये आपको रेनबो में देखने को मिलता है। विबग्योर और आपने जो 7 कलर देखे रेनबो में यहीं से बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा होता है, वायलेट, और सबसे मिनिमम डेविएशन रेड कलर में आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आ चुके हैं, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन ओम्स लॉ, भैया ओम्स लॉ पढ़ लेना। ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। वोल्टेज की जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हो, जो आपका वी होता है, वी से वोल्टेज याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, करंट से। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटा तो ये रेजिस्टेंस हमारा लग जाता है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बेसिक चीज़ है। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एसआई यूनिट। बेसिक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको इन अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर इसको इलेक्ट्रिक करंट, ये डेफिनेशन है। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ध्यान रखना, इनकी एसआई यूनिट एज ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करने को आ सकता है, तो 1 एम्पियर है क्या, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज। ये कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो गया तो वो 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, आई से डिनोट करते हैं करंट को, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका करंट का, जिसमें अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाता है तो हम उसको 1 एम्पियर करंट कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है ड्रॉ 4 सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल बनाने को आ जाते हैं भैया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रेयोस्टेट का आप यहाँ याद रख लेना, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, रेयोस्टेट भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला सिंबल इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बाकी सारे तो आप बना लोगे। इलेक्ट्रिक सेल, प्लग, ठीक है, स्विच भी कह सकते हैं, ओपन प्लग है, स्विच भी कह सकते हैं इसको। और ये हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, और रेजिस्टेंस और बैटरी। इससे कुछ हमारे इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स हैं, इनको कंपोनेंट्स हैं, इनको आप बनाना देख लेंगे एक बार। और ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ गिनती की चीज़ें हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर। लेंथ पे जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखिए, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर चार्जर की आप केबल की लेंथ बढ़ा दोगे तो चार्जिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस है क्या, एक प्रॉपर्टी है जिससे करंट पास नहीं होता है, करंट को रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम उस कंडक्टर को जो है मोटा या पतला कर देंगे तो डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप
जो मोटा वायर यूज़ करते हैं, हमने देखा होगा कि हम जो बड़े बड़े हमारे अप्लाइंसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो हम उसके लिए मोटा वायर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना, इसके कारण। मटेरियल रेजिस्टिविटी रहती है एक मटेरियल की, कि देखिए सिल्वर अगर है तो वो मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस उसका है, तो हम सिल्वर का यूज़ करेंगे। कॉपर हम क्यों बोलते हैं कि भाई कॉपर का वायर दो, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसके साथ है टेम्परेचर, बाकी ये 4 चीज़ें आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे कुछ SI यूनिट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपसे पूछी जा सकती है। पावर ऑफ लेंस, डायप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वोल्टेज, तो वोल्ट याद रखना। इलेक्ट्रिक पावर वाट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, रेजिस्टेंस आपका ओम है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो बहुत अंडररेटेड चीज़ है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स वीवर। और ये हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या है, मतलब जो हमारे घर में बिजली जलती है तो हम उसको किस तरह नापते हैं, किलोवाट आवर में। और 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट, ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और हीट या एनर्जी जूल में कन्वर्ट की जाती है, वर्क को भी जूल में ही जो है काउंट करते हैं, हीट और एनर्जी। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारा अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 6 से 7 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको बताना है। तो देखिए, दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व, जो कंटिन्यूस रहते कभी भी टूटती नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट। ये क्वेश्चन आता है कि वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आप एक बार पढ़ लेना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, या फिर मैं बता दूंगा, अभी देखते हैं। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, मतलब अगर आप बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, इस टाइप से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बट इनसाइड में क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना। ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये देखिए इस टाइप से डायग्राम भी आप याद रख सकते हो, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल दोनों आपको याद करके जाना। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखिए लेफ्ट हैंड रूल में है क्या, अगर हमारे जो लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को अगर हम स्ट्रेच करें तो 4 फिंगर किसकी तरफ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, वो जो हमारा थंब है वो फोर्स एक्टिंग बाय द कंडक्टर, फोर्स की तरफ करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेफ्ट हैंड रूल होगा, ये देखिए इस टाइप से होता है, आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कोई ज़्यादा काम का हमारा क्वेश्चन नहीं है। इन्वायरमेंट चैप्टर से देखें, इन्वायरमेंट चैप्टर से भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है इंपॉर्टेंट है, इसके साथ राइट हैंड रूल को भी आप जो है कर लेना। इसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं PDF में डाल दूंगा, आप उनको एक बार देख लेना कौन कौन से आपको नए क्वेश्चन दिख रहे हैं इस PDF के अलावा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ज़रूर से आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं PDF में डाल दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।